दोस्तों, आज के हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका मार्केट कैप कितना है। अगर मार्केट कैप का बात करें तो ये है लगभग 2.2 लाख करोड़ के आसपास, मतलब काफ़ी बड़ा कंपनी है ये। अगर इसका स्टॉक्स पी का बात करें तो 129 है, जो कि काफ़ी हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। 129 100 ऊपर, मतलब इतना हाई बोल देंगे कि ये फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ये खरीदने लायक नहीं है इस वैल्यूएशन पे। दो हम इसको एनालाइज़ नहीं किए कि उसका अर्निंग की वजह से हुआ है या प्राइस की वजह से हुआ है, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि अर्निंग थोड़ा बहुत सडन गिर जाता है, जिसकी वजह से पी बहुत ज़्यादा जंप कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा सोच समझ के आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली देखा जाए इस नंबर को, इसके हिसाब से अगर चेक किया जाता है, बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा एनालाइज़ करना होगा कि ये प्राइस की वजह से हुआ है या अर्निंग की वजह से, तब आपको थोड़ा सा बेहतर पता चलेगा। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो ये लगभग 13-14% के आसपास है, जो ठीक ठाक नंबर मुझे लगता है। अब अगर बात करते हैं इसका स्टॉक्स पीई का कि एवरेज कितना रहा है, तो एवरेज की अगर बात करें तो अराउंड रहा है 40-44 के आसपास इसका एवरेज रहा है। यहाँ 46.7 दिखा रहा है यहाँ पे। अगर इसका अभी का पीई का बात करें तो ये लगभग 100 से ऊपर चल रहा है पिछला कुछ मंथ में। अगर इसका पिछला अगर जब बात किया जाए कोरोना से पहले का, तो उस समय लगभग इसी रेंज पे ट्रेड होता था। 30 से लेके 50 के बीच में घूमता रहता था, थोड़ा बहुत ऊपर जाता था और नीचे जाता था। ओवरऑल देखा जाता इसी रेंज में रहता था, जबकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि इसका ये प्राइस की वजह से हुआ है या अर्निंग की वजह से। खैर, ये तो था पी के बाद। अब हम बात करते हैं कंपनी का कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट। अगर पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो क्वार्टर दर क्वार्टर इसका कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। डिविडेंड पे आउट काफ़ी बढ़िया है। अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है, चाहे बुक वैल्यू से देखें चाहे आप ऐसे ही पी के रिस्पेक्ट में देखें, तो दोनों के हिसाब से काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। अगर इसका मार्केट कैप इंटरेस्ट कॉस्ट का अगर बात करें तो ये काफ़ी हाई, मतलब ये तो था नेगेटिव पॉइंट के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसका कॉम्पिटिटर का। अगर कॉम्पिटिटर का बात करें तो ये मोस्टली ज्वेलरी बनाने में काम करता है और थोड़ा सा घड़ी बनाने में भी है, टाइटन। तो यहाँ से अगर देखें तो डायरेक्ट कंपटीशन इस सब से तो है नहीं, मोस्टली जो फॉरेन प्लेयर है उस सबसे है इसको कंपटीशन। क्योंकि बड़ा बड़ा प्लेयर जो घड़ी बना रहा है, जो ज्वेलरी बेच रहा है, वो सबसे कंपटीशन है। ये सबसे कंपटीशन उतना खास नहीं है, मोस्टली ये ज्वेलरी डिवीज़न का है। घड़ी में उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी घड़ी है, टाइटन, सोनाटा, ये सब इसका कुछ पार्ट्स है जो ये सेल करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज्वेलरी बिजनेस में है, जो कि कल्याण ज्वेलर्स, जिसका हम लोग नाम सुने हैं। राजेश एक्सपोर्ट उतना कुछ खास नाम तो सुना हुआ मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो कॉम्पिटिटर के हिसाब से ये है लगभग 2 लाख करोड़ का। बाकी इससे जो नेक्स्ट नीचे है राजेश एक्सपोर्टर, वो है 19,000 करोड़, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद तो बाकी जो सब है वो 10,000 करोड़ से नीचे का, तो उतना कुछ खास डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं दे रहा है मार्केट कैप के हिसाब से। जब मार्केट कैप से नहीं दे रहा है तो सेल से भी नहीं है दे रहा होगा। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ कॉम्पिटिटर का बात कि हाँ, कंपनी को कंपटीशन तो मिल रहा है, लेकिन उतना कुछ खास कंपटीशन नहीं है। और ये टाटा ग्रुप का कंपनी है, तो ये आराम से ग्रो भी कर रहा है। एक टाइम पे बहुत ख़राब कंडीशन हुआ था 2003-4 के आसपास, जब थोड़ा सा कंपनी को फेस करना पड़ा था प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद जो ये रिवाइव किया है, कभी नीचे नहीं गया है। अगर इसका आपको स्टोरी जानना है तो मैं चाहूँगा कि आप गूगल करें, आपको बहुत मस्त स्टोरी पता चलेगा टाइटन के बारे में। अगर क्वार्टरली सेल्स की बात करें कि लास्ट कुछ क्वार्टर में इसका सेल्स कैसा रहा है, बढ़ा है या घटा है, तो हमको पता चलता है कि अभी इसका सेल्स कैसा हो रहा है। अगर पिछला 12 क्वार्टर का बात करें तो इसका सेल्स थोड़ा डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन फिर इंक्रीज़ कर गया। ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो कभी कभी डिप हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड इंक्रीजिंग में रहता है। अगर यहाँ से प्रॉफिट का भी देखें तो जून 2020 में थोड़ा लॉस हुआ था, नहीं तो ओवरऑल इसको पॉजिटिव रिटर्न मिला है और ग्रोथ में ही है पॉजिटिव रिटर्न के साथ साथ। अगर इसको हमको साल दर साल का देखें तो हमको बेहतर पिक्चर पता चलेगा। अगर सेल्स का बात करें तो मार्च 2010 में था ये 4,000 करोड़, अभी बढ़ के हो गया ये 21,000 करोड़, मतलब 5 टाइम्स, लगभग 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर गया है इसका सेल्स तो इंक्रीज़ किया इतना, लेकिन अगर प्रॉफिट उतना गुना इंक्रीज़ नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी अपना मार्जिन को इम्पैक्ट करा रहा था, जाकर सेल्स ग्रो कर रहा है। हम ये कंसीडर करेंगे। अगर प्रॉफिट का बात करें तो इसका प्रॉफिट रहा है लगभग 300 करोड़ के आसपास, जो बढ़ के हो गया 1300 करोड़ के आसपास, मतलब लगभग 4 गुना 4.5 गुना के आसपास प्रॉफिट भी इंक्रीज़ किया है। अगर पैट का हम बात करें आफ्टर टैक्स के बाद का, तो 250 करोड़ था, जो 4 गुना लगभग 1000 करोड़ के आसपास, मतलब थोड़ा बहुत मार्जिन इम्पैक्ट हुआ, उतना कुछ खास मार्जिन में इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी अच्छे तरीके से सेल्स को ग्रो कर रहा है, साथ ही साथ अपने नेट प्रॉफिट को भी अच्छे मार्जिन के साथ ग्रो कर रहा है। खैर, ये तो हुआ नेट प्रॉफिट का बात, सेल्स का बाद। अब थोड़ा बात करते हैं साल कुछ पिछला 10 साल या 5 साल में कैसा परफॉर्म किया है सेल्स, प्रॉफिट और इक्विटी। सेल्स का बात करें तो ये लगभग
से 14% के बीच में रहा, अभी थोड़ा सा डिक्रीज़ हो गया है 3 साल में, तो ओवरऑल 13-14% के आसपास इसका सेल्स ग्रोथ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा कंपनी है, तो इतना परसेंट अच्छा नंबर मुझे लगता है। अगर प्रॉफिट का बात करें तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम रहा है कंपेरेटिव टू सेल्स। 10 ईयर में 8%, 5 ईयर में 7% और 3 साल में नेगेटिव रहा है। तो यहाँ से देख के पता चलता है कि हाँ, कंपनी का मार्जिन थोड़ा थोड़ा तो इम्पैक्ट हो रहा है, जो यहाँ से देखने से भी पता चला कि सेल्स इंक्रीज़ हुआ लगभग 5 टाइम्स के आसपास, जबकि प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ उससे कंपेरेटिव में। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सा प्रॉफिट में जो ग्रोथ होता है सेल्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो काफ़ी हाई नंबर है। 10 साल का 24%, 5 साल का 21% और 3 साल का 20%। इस साल डिक्रीज़ होकर 13% के आसपास हो गया, जो सेल्स उतना कुछ खास नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा सा फर्दर एनालाइज करना होगा, तब हमको पता चलेगा कि इस साल ऐसा क्यों हुआ। खैर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़िया है। ये तो था कुछ साल का डेटा का। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कंपनी अगर प्रॉफिट कर रहा है तो उसका हाथ में पैसा आ रहा है या नहीं। तो ये हमको पता चलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो ये ओवरऑल अगर देखें तो पॉजिटिव में है, मतलब कंपनी का हाथ में पैसा तो आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो पैसा आ रहा है। अब उसी पैसे को कंपनी यूज़ कर रहा है इन्वेस्टिंग में और उसी पैसे को यूज़ कर रहा है फाइनेंसिंग में। मोस्टली ज़्यादा पैसा इसका अगर 21 को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा पैसा फाइनेंसिंग में, 2021 को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर पैसा क्या है फाइनेंसिंग में और मोस्टली डिविडेंड पेमेंट में, क्योंकि कंपनी का उतना कुछ खास डेट है नहीं और जो पेमेंट वापस नेगेटिव जा रहा है वो पुराना डेट पेमेंट में गया है या फिर ज़्यादातर डिविडेंड पेमेंट में गया है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंपनी के डिविडेंड पेमेंट में जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अगर मैनेजमेंट पैसा को यूज नहीं कर सकता है तो डिविडेंड में देके प्रमोटर को वापस कर दे पैसा, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो ओवरऑल अगर हम नेट कैश फ्लो का बात करें, पैसा जितना आया उसमें से कितना खर्च इन्वेस्टिंग में किया और कितना खर्च फाइनेंसिंग में किया, उस सबको हटाने के बाद नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर जोड़ दिया जाए तो पॉजिटिव होगा। कुछ साल हम मान सकते हैं कि नेगेटिव हुआ, लेकिन ओवरऑल जोड़ दिया जाए 10-11 साल का तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से पता चलता है कि कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से अपना जो कैश है उसको मैनेज कर पा रहा है। तो ये हुआ कैश फ्लो का बात। अब थोड़ा सा बात करते हैं रेशियोज़ का, कि कंपनी का रेशियो किस तरीके का है। मोस्टली इन्वेंट्री डे, डेज पेएबल और डेटर्स डे का। अगर इन्वेंट्री डे का बात करें तो काफ़ी हाई नंबर है, 145 डे था 2010 में, जो बढ़ के हो गया है 187। मतलब कंपनी 145 दिन अपना इंडस्ट्री में सामान रख रहा था, जो बढ़ के हो गया 187, जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी है और काफ़ी ज़्यादा डेज भी है। अगर इसी को हम बात करें कि कितना दिन में सामान बेच रहा है, तो सामान आने के बाद 6 से 7 दिन में सामान बिक जाता है, इसका बेचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और अपना जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उसको कितना दिन में पेमेंट कर रहा है, पहले था 78 दिन, अब घट के हो गया 14-15 दिन के आसपास हो गया। तो इधर कुछ सालों में और बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटा है। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि कंपनी ज़्यादा जल्दी पेमेंट कर दे रहा है जो सप्लायर है उसको, लेकिन घाटा यहाँ पे ये है कि कंपनी को कहीं ना कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा अपना वर्किंग कैपिटल को पूरा करने के लिए, क्योंकि अगर इन्वेंटरी वो रख रहा है 187 डे और 18 दिन में अपना जो सप्लायर उसको पैसा दे रहा है और 6 दिन उसको प्लस लग रहा है बेचने में, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग 175 डेज़ उसको पैसा चाह रहा है, मतलब इन्वेंट्री रखने के लिए पैसा का ज़रूरत पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ रहा है, चाहे इक्विटी से चाहे लोन से, किसी न किसी तरीके से उसको लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री का डेज इतना ज़्यादा है। खैर जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म व्यू के साथ देखें तो थोड़ा सा हाँ लग रहा है कि इन्वेंट्री डेज बढ़ रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर एनालाइज करना होगा कि बढ़ क्यों रहा है। ऐसा जरूरी नहीं कि बढ़ रहा है मतलब ख़राब है, हो सकता है कि कंपनी स्टॉकिंग कर रहा हो कोई चीज़ को ताकि इन फ्यूचर उसका दाम बढ़े तो उसको अच्छे रेट में बेच सके। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल बस नंबर को देख के अगर हम बात करें तो हाँ कंपनी का इन्वेंट्री डेज काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है इन्वेंट्री में। ये तो था रेशियोज़ का बात। अब थोड़ा बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न 50% से ज़्यादा है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रमोटर का है, टाटा ग्रुप का कंपनी है। तो टाटा ग्रुप का कंपनी तो ऐसे भी भरोसा रहता ही है टाटा ग्रुप के साथ, बहुतों को, हमको भी है। और 50% से ज़्यादा है तो हम कंसिडर करते हैं कि हाँ चलिए मैनेजमेंट को भरोसा है। अगर लॉन्ग टर्म का बात करें कि लॉन्ग टर्म में कितना डाइल्यूट किया है, तो पिछला 2007 से 21 तक का बात करें तो डाइल्यूशन एक भी नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है तो इतना कम था कि उसको परसेंट में शो नहीं हुआ, इसी चलते यहाँ पे पूरा जीरो दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रमोटर है उसको पूरा भरोसा है कंपनी पे, इसीलिए डाइल्यूट नहीं किया, 50% से ज़्यादा रखा है, मतलब अपने पास पावर रखा है और डाइल्यूशन नहीं किया कि पैसे का ज़रूरत पड़े तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का शेयर को ही बेच के पैसा उठा रहे हैं। अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर रहा है और डाइल्यूशन नहीं है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है ओवरऑल फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। दो इसका अगर बात किया जाए वैल्यूएशन का तो जो काफ़ी हाई था मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये लाइक कर सकते हैं आप इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।